एच की रैली हमारी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुई है और आपने देखा बहुत कामयाब गई है। हमारी दस्तक है, हमने सलाम किया है उत्तर प्रदेश को और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले चुनाव में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए मीडिया जो गोदी मीडिया है, देखिए वो तो आप जानते हैं कि वार ऑफ परसेप्शन पर काम करती है, उनका एक परसेप्शन क्रिएट करने का, ताकि लोगों को, आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस द पीपल यू कैन कंफ्यूज हिम। मीडिया का काम हर साल में ओवैसी साहब के अलावा किसने विपक्ष का रोल अदा किया है। उनको पता है कि जो आवाज़ विपक्ष या सत्ता पक्ष की उभर सकती है, जो सत्ता पक्ष में जा सकता है या विपक्ष एक प्रभावी विपक्ष बन सकता है, उसको कैसे बदनाम किया जाए। और हमारे साथ राजभर जी हैं, हमारा तो नारा जय भीम जय मीम का है। हम संविधान की बात करते हैं, समाज का वो हर तबका जो शोषित है, जिसका उत्पीड़न हुआ है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल। मैं ये कहता हूँ, असल में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी की नाकामी जो है वो मुद्दों से भटकाने में थोपना चाहती है। आप अभी हमारा पड़ोसी मुल्क देख लें, चाइना, उसकी आबादी कितनी ज़्यादा है और आज सुपर पावर की जो आँख में आँख मिला के बात कर रहा है, वो खुद सुपर पावर बनने की तरफ है। असल में जब तक हमारी नीतियाँ सही नहीं हुई, आप एजुकेशन को देख लें, आज एजुकेशन का जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, इससे जो हमारी जो मैन पावर है उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर हमारी जो शिक्षक की नीति है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हमारी डबल स्टैंडर्ड जो है शिक्षा में, एक तरफ जो है इंग्लिश मीडियम है, एक तरफ हिंदी मीडियम है। मैं कहता हूँ चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक एक सिस्टम क्यों नहीं है। देखिए चाइना चाइनीज़ में बोलकर अपने पाठ्यक्रम को चाइनीज़ में पढ़ाकर वर्ल्ड की सुपर पावर बन रहा है। जापान जैपनीज़ में पढ़ाता, तो हम अपने पाठ्यक्रम को अपनी मदर लैंग्वेज टंग में क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो ये तो एक असल में मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, कि पोलराइजेशन की राजनीति है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमने कोई विकास किया नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करके ही शायद उनको लगता है कि हम आखिरी सांस हमें मिल जाए। हालांकि जनता अब सब जान चुकी है, इन सारे चीज़ों से वो खूब वाकिफ़ हो चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से इसको जो है एक मज़हब के तौर पर जोड़ा जा रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने को, वहीं पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जिनके खुद जो है भाई बहन दो से ज़्यादा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने बताया नहीं कि जनसंख्या का सही इस्तेमाल हो। देखिए अल्लाह की ये देन है इंसानियत। आप अगर उसका सही इस्तेमाल करते हैं, आप अपने पड़ोसी मुल्क से, मैंने जैसे आपको बताया, हमें इसको सीखने की ज़रूरत है। ख़ुद इनका मैंने जहाँ तक पढ़ा है, शायद अम्बेडकर अपने माँ बाप की 11वीं औलाद थे गालिबन। गांधी जी भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा, आइंस्टाइन अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा आगे की औलाद थे, हैं। इसी तरह जितने बड़े बड़े दुनिया में साइंटिस्ट हुए, पता नहीं हम जिस बच्चे को आने से रोक रहे हैं, हो सकता है वो कल का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, कल का बहुत बड़ा फिलोसफर हो, कल का बहुत बड़ा डॉक्टर हो। मज़हब से जोड़ के देखना कैसा है? देखिए मज़हब से जोड़ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये इनकी नीति है कि हर चीज़ को ये धार्मिक एंगल देना चाहते हैं, ताकि इनकी जो पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो सक्सेस हो जाए। लेकिन अब जनता ने देख लिया कि किस तरह उनके अपने घर वाले ऑक्सीजन की कमी से कैसे तड़प तड़प के मर गए। लोग सब समझ रहे हैं, इनकी अब ये चालें चल नहीं पाएंगी। अच्छा, अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ और ज़िला पंचायत चुनाव हुआ, उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा जगह पे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिटते हुए दिखाई दिए, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि देश में, हमारे ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है या तमंचा तंत्र है। अब मैं तो पिछले साल भी मैंने ये बात कही थी, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, मैं कहता हूँ ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए। इसके अंदर जितना ये करप्शन है, कोई भी सरकार आती है इसमें दबंगाई दिखाती है और उनको धन बल बाहुबल से उनको उसको जो है उसको ख़राब करना चाहती है। मैं चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये जनता, जैसे हमारा नगर में ये जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं या मेयर होते हैं, उनका डायरेक्ट चुनाव जनता करती है, ऐसी ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी एक तरफ जो है 350 सीट जीतने का और सत्ता बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं ज़िला पंचायत में उसके एरिया में जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां लोग निर्विरोध जीते हैं। असल में वही तो मैंने बताया कि जो भी पार्टियां आती हैं, इससे पहले भी आप देख लें तारीख गवाह, लेकिन इसका नुकसान होता है। आप देख लें मायावती के दौर में यही हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसके बाद का चुनाव हारी, मायावती हारी। समाजवादी के दौर में भी यही हुआ, उसके बाद का क्या रिज़ल्ट आया कि ये बाहुबल और धन बल और सब डरा कर धमका कर, ये जिस तरह का पूरा तंत्र का इस्तेमाल करके जिस तरह चुनाव जीता जाता है, आप देख लीजिएगा रिज़ल्ट जो है फ्यूचर में 2022 में इसका अगेंस्ट आने वाला है।
अच्छा, 2022 चुनाव पे जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहराइच में रैली हुई, उस रैली पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हमें भी हक़ है हम चुनाव लड़ें, और हर किसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हम जो है कोई धार्मिक संगठन नहीं है, हमें भी राजनीति करने का पूरा हक़ है, और हम हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक राजनीति करते हैं। बहराइच की रैली हमारी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुई है, और आपने देखा बहुत कामयाब गई है। हमारी दस्तक है, हमने सलाम किया है उत्तर प्रदेश को, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले चुनाव में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मीडिया जो गोदी मीडिया है, देखिए वो तो आप जानते हैं कि एक वार ऑफ परसेप्शन पर काम करती है, उनका एक परसेप्शन क्रिएट करने का, ताकि लोगों को, आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस द पीपल यू कैन कन्फ्यूज इट। मीडिया का काम हमेशा होता है कि जो राजनीतिक जो पार्टियाँ सही मानों में सत्ता या विपक्ष का रोल अदा कर सकती हैं। आप खुद देख लिए पिछले साल में ओवैसी साहब के अलावा किसने विपक्ष का रोल अदा किया है। उनको पता है कि जो आवाज़ विपक्ष या सत्ता पक्ष की उभर सकती है, वो जो सत्ता पक्ष में जा सकता है या विपक्ष एक प्रभावी विपक्ष बन सकता है, उसको कैसे बदनाम किया जाए। और इतिहास गवाह है, जब जिस चीज़ का मुकाबला नहीं किया जाता तो उसको बदनाम करने की शुरुआत की जाती है। अच्छा, एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है A to Z फैक्टर चलेगा। बिल्कुल, हम सबके साथ हैं। देखिए, हम, हमारे साथ राजभर जी हैं, हमारा तो नारा जय भीम जय भीम का है। हम संविधान की बात करते हैं, समाज का वो हर तबका जो शोषित है, जिसका उत्पीड़न हुआ है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। हम कहते हैं भारत का हर नागरिक, आखिरी नागरिक, उसको अगर 5 चीज़ें नहीं मिली तो ये इसको हम विकास नहीं कह सकते। देखिए, विकास इस चीज़ को नहीं कहते कि चंद लोग अरबोपति खरबोपति बन जाएं। विकास कहते हैं जब तक हर आखिरी आदमी को शिक्षा आसानी से ना मिले, स्वास्थ्य आसानी तक ना पहुंच पाए। आज देख लिया, आज बीमार पड़ जाए तो क्या गरीब आदमी पहुंच पा रहा है इलाज तक। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो आपकी जो है प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, सरकारी में जाइए तो आपकी जान ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आपको क्या इंसाफ मिल पा रहा है? एक गरीब आदमी के इंसाफ तक पहुँच सकता है? इंसाफ सस्ता होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था होना चाहिए, ताकि, क्योंकि कोई भी देश जब ही विकसित माना जा सकता है या विकास उसका माना जा सकता है जब वहाँ पर ये 5 चीज़ें हर आखिरी इंसान तक, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंसाफ और लॉ एंड ऑर्डर, ये आसानी से पहुँचे। आप तो आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे हैं, मगर मीडिया और विरोधी पार्टी तो आपको कहती है कि आप मजहबी मुद्दे उठाते हैं। देखिए, धर्म में सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, इसको असल में गलत इंटरप्रिटेट किया गया है। मैं सबसे पहले ये आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप जब घर में कमा कर आते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का हम, उसके बाद आप पड़ोसी का भी ध्यान रखते हैं। अपनी कौम का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये, और उसकी वेलफेयर की बात सोच रहा हूँ, तो ये सांप्रदायिकता कहाँ हो गई? हाँ, सांप्रदायिक व्यक्ति जब हो जाऊँगा मैं, अगर मैं अपनी कौम की नाजायज़ बात में उसका साथ दूँ। अगर मैं अपनी कौम की वेलफेयर की बात क्यों नहीं कहूँगा? मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा? देखिए, आज कांग्रेस डरती है मुसलमान की बात करने से, क्योंकि उनको डर है कि हमारा दूसरा वोट डर। आज जो है समाजवादी डरती है मुसलमान की बात करने से, आज दीगर और दल। इस तरह तो फिर हम झाड़ू की तरह जैसे कूड़े को समेट कर एक कोने में किया जाता है इस कौम को भी। और मैं बता दूं, इस मुल्क की तरक्की जब भी मुमकिन हो सकती है जिस तरह कोई भी जिस्म जब तरक्की वाला जब स्वस्थ माना जाता है, उसका जिस्म का हर हिस्सा जो है वो सेहतयाब हो। हम इस मुल्क में अगर मुसलमानों को, दलितों को, SC ST OBC को, जितने भी हमारे शोषित समाज है, इनको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा, ये कभी मुल्क विश्व गुरु नहीं बन सकता।